हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेसन क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन सेकंड या चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। उसकी फॉलो में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिश प्लांट की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। परागण मींस पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार, स्वपरागण, परपरागण, इसके अलावा स्वपरागण परपरागण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और लैंगिक जनन फ्लावर पार्ट्स एलएस सेक्शन द्वारा फ्लावर पार्ट्स, कई सारी चीजों को हमने कंटिन्यू किया था। इसी लेसन 2 को कंटिन्यू करते हुए लेसन स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है साल्विया पौधों में कीट परागण। हमें मालूम है परागण किसे कहते हैं या पॉलिनेशन, किसी भी पुष्प के नर जनन अंग पुंकेसर के पराग कणों का उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, किसी भी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जिसमें परागण अपने आप मादा जनन अंग तक पहुंच जाता है, इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। सेकंड है परपरागण, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें परागकण नर जनन अंग से मादा जनन अंग में जाता है किसी माध्यम द्वारा, वायु, जल, कीट, पक्षी और जंतु। तो यहाँ पे वही पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं हम। परपरागण किसके द्वारा जाएगा? परागकण कीट के द्वारा। तो बच्चों, साल्विया एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसका पुष्प द्विओष्ठी ऐसा होंठ के आकार का दिखाई देता है। जैसे हमारे अपर लिप्स और लोअर लिप्स होते हैं, उसी तरह इस पुष्प में ऐसे द्विओष्ठी के जैसे अपर लिप और लोअर लिप, इस तरह से द्विओष्ठी होता है। इसका परागकण जो होता है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसके अलावा इसके परागकण का जो एंकर वाला भाग होता है, ये देखेंगे अपन, ये एंकर वाला भाग, यहीं पे परागकण होते हैं। तो ये जो एंकर वाला भाग होता है ये मुक्त दोली होता है, आसानी से हिलता रहता है। जैसे कोई कीट इस पर आकर बैठता है तो ये परागकोश हट जाता है। ठीक है, तो साल्विया का पौधा विशेष प्रकार का पुष्प पाया जाता है। इसका पुष्प द्विओष्ठी होता है। इसका परागकोश या पुंकेसर जल्दी मैच्योर हो जाता है, जल्दी परिपक्व हो जाता है, और इसका परागकोश जिसके अंदर परागकण भरे हुए वो हिलता रहता है। फिर इसका जैसे कीट भोजन की तलाश में इसमें आकर बैठता है तो इसके परागकोश फट जाते हैं और वो परागकण कीट के पंख में, कीट के शरीर में चिपक जाता है। और जब ये कीट एक पुष्प से उड़कर दूसरे जगह जाता है, वहां भोजन चूसता है, तो वो परागकणों को वहां मादा जनन तक पहुंचा देता है। मैं चित्र द्वारा आप लोगों को बना के दिखाता हूं कि कैसे साल्विया का पौधा होता है। इस तरह ये साल्विया का पुष्प है। ये आप देख रहे हैं, इसका बाहर पुंज कैलिक्स है, ये दल पुंज करोला है,
ये इसका करोला है, और ये इसका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम पुंकेसर, परागकण, और ये इसका परागकोश एंथर, जिसके अंदर क्या भरा बच्चों? परागकण। अब इसमें कीट आकर बैठ रहा है रस चूसने के लिए। ये मैं कीट बना रहा हूं, ये उसका पंख है। अब जैसे ही देखिए साधारण कुछ द्वियोष्टता मैंने बताया, ये उसका कैलिक्स, ये करोला, ये नर जननक एंड्रोसियम, जिसका हम पराग पुंकेसर कहते हैं, इसके ये खुले भाग जिसमें परागकण भरा हुआ उसको एंथर कहते हैं, या परागकोश। जैसे कीट, ये आपका कीट माने इंसेक्ट, इंसेक्ट माने होता है कीट। जैसे कीट रस चूसने के लिए आकर बैठता है तो ये एंथर यानी परागकोश फट जाता है, उसके अंदर से परागकण निकलकर कीट के पूरे शरीर पर पंख में चिपक जाता है। ठीक है, तो ये था नर पुष्प। अब इसी तरह मादा पुष्प में क्या प्रोसेस होगी? सेम ऐसे बनेगा। कैलिक्स, ये है करोला, करोला, ये इसका है गाइनोसियम, मादा जनन, गाइनोसियम मादा जनन अंग, ये है स्टिग्मा। अब यहां पर कीट आकर बैठा रस चूसने, ये तो ये परागकण जो अपने पंख में लेके आया था वो देखो मादा जनन तक पहुंच। ठीक है, तो इस तरह से सालविया में कीट के द्वारा होता है। यहां से उसने परागकण को लिया नर पुष्प से, और जब ये मादा पुष्प में जाकर रस चूसने के लिए बैठा तो उसके पंख में परागकण जो चिपके थे वो यहाँ के गाइनोसियम में चले गए और वहां से ये अंडाशय तक पहुंचे। तो इस तरह से पुष्पों में क्या होता है? परागण। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। सेकंड टॉपिक है आपके आज की क्लास का आर्थिनोफिली परागण। आर्थिनोफिली परागण देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम कीट के द्वारा परागण कर रहे हैं तो इसको इंसेक्ट परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। आर्थिनोफिली परागण भी पर परागण का ही उदाहरण है। यहाँ पे कीट यूज हो रहा है और आर्थोफिली परागण में पक्षी यूज होता है। जब किसी पक्षी के द्वारा किसी पुष्प में परागण की क्रिया होती है, यानी माध्यम कौन हो गया बच्चों? पक्षी, बर्ड। जब किसी पक्षी के द्वारा किसी पुष्प में परागण की क्रिया होती है तो इस प्रकार के परागण को आर्थिनोफिली परागण कहते हैं। इसमें माध्यम कौन होगा? पक्षी। याद रखेंगे, इसमें माध्यम पक्षी होता है, ठीक है, और इसमें माध्यम कीट होता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है आपका कृत्रिम परागण और उसकी विधियां। कृत्रिम परागण जिसमें परागण की क्रिया अपने आप नहीं होती है, ऐसा परागण जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मन चाहे परागकणों को पुष्प के मादा जनन तक स्वयं पहुंचाता है। ऐसा परागण, फिर से सुनेंगे, ऐसा परागण जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार परागकणों को पुष्प के मादा जनन अंग तक स्वयं पहुंचाता है। उसके वर्तिकाग्रही स्टिग्मा तब इस प्रकार के परागण को हम कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण करने से मनुष्य पुष्पों में मन चाहे गुण विकसित कर सकता है और इससे पौधों की नस्लों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, मन चाहे
गुण विकसित कर सकते हैं, हम अच्छे गुण पौधों में ला सकते हैं। अच्छा वाला परागण यूज करेंगे तो अच्छा पुष्प और फल, फूल और फल बनेगा। तो कृत्रिम परागण के द्वारा हम अच्छे गुणों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, मक्का, धान, जौ, बाजरा आदि। अब इसकी विधियां बोल रहे हैं, इसमें हम विधि देखेंगे कौन कौन सी विधियां जिसके द्वारा हम परागण होने से रोक सकते हैं और अपनी मर्जी का परागण यूज कर सकते हैं। पहली विधि है विपुंसन। विपुंसन, ठीक है, विपुंसन। विपुंसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, इस प्रकार के परागण में हम किसी पुष्प के, अगर वो द्विलिंगी पुष्प है, यदि कोई पुष्प द्विलिंगी मतलब एक ही फूल में नर और मादा दोनों है, जैसे ये पुष्प का मादा जनन है, अब इसमें दोनों अंग हैं, नर भी और मादा भी, जिसमें दोनों चीज होते हैं उसको द्विलिंगी कहते हैं। जब किसी पुष्प में कोई पुष्प द्विलिंगी होता है और हम उसी पुष्प के इस परागण को यहाँ तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं और चिमटी की सहायता से, प्लकर की सहायता से, क्लिप की सहायता से इन परागणों को निकाल देते हैं, उखाड़ कर अलग कर देते हैं और उसके जगह में अच्छे पुंकेसर या अच्छे परागण को लाकर यहाँ तक पहुंचाते हैं सॉरी, तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। फिर से सुनेंगे, यदि कोई पुष्प द्विलिंगी है अर्थात उसमें एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों है, तब हम उस पुष्प के परागकणों को फूटकर बाहर आने से पहले चिमटी द्वारा, क्लिप के द्वारा उखाड़ कर अलग कर देते हैं और मादा जननांग पर मन चाहे परागकण लाते हैं। तो इस क्रिया को, चिमटी द्वारा परागकणों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन। फिर बी नंबर सेकंड, बैगिंग। बैगिंग के बारे में देखते क्या होता है। बैगिंग माने थैली लगाना, थैली लगाना। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। जब कोई ऐसा पुष्प जो द्विलिंगी होता है जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों होते हैं, तो उस पुष्प के पुंकेसर के फटने से पहले हम उस पुंकेसर को मादा जनन तक जाने से रोकते हैं और क्या करते हैं हम उसमें, जैसे पुंकेसर है, तो यहां इसके फूटने से पहले ताकि ये परागण यहां ना जा सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, पुंकेसर का एक टॉवेल पेपर या फिल्टर पेपर से ढककर इसको बांध देते हैं। इसको कहते हैं थैली, थैली लगाना। तो हम क्या करते हैं, इसमें मादा जनन अंग तक ये पुंकेसर ना पहुंच पाए, उसके लिए पुंकेसर में एक वाटर पेपर, टॉवेल पेपर या पॉलीथीन से पुंकेसर को कसकर बांध देते हैं ताकि यहां से परागण यहां ना जा सके और परागण की क्रिया ना हो और हम मनचाहा परागण लाकर यहां पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार परागण रोकने की इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। क्योंकि इसमें हम वाटर पेपर, टॉवेल पेपर का थैली बनाकर परागण को ढक रहे हैं, इसलिए इसे बैगिंग या थैली लगाना कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम है निषेचन क्या होता है, हम जानते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, नर युग्मक क्या बनता है, नर युग्मक शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है,
अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को, संलयन की क्रिया को, संलयन, इस मिलने की क्रिया को और भ्रूण निर्माण की क्रिया को हम निषेचन। तो निषेचन जान गए बच्चों, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में मिलकर मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के कारण ही भ्रूण का निर्माण होता है। नर युग्मक आगुणित होता है, इसलिए एक बिना जुड़ा वाला अंडाणु भी आगुणित होता है। ये दोनों आपस में मिलकर द्विगुणित हो जाते हैं, द्विगुणित, दो कोशिका वाले हो जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं द्वियन। तो जब इस तरह से पहला निषेचन होता है और भ्रूण बनता है, तो इसे हम कहते हैं प्रथम या सत्य निषेचन। समझ गए बच्चों? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं, संलयन करके और भ्रूण बनाते हैं, और यह भ्रूण द्विगुणित होता है, एक नर वाला केंद्रक और एक मादा वाला केंद्रक द्विगुणित होता है, जिसको हमने 2n से प्रदर्शित किया है, तो इसे हम प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। कभी कभी इस भ्रूण में जो सत्य निषेचन हुआ और भ्रूण बन गया, दोबारा एक बड़ा नर युग्मक आकर फिर से निषेचन करता है, दोबारा निषेचन करता है, तब इसे हम दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखेंगे चित्र के द्वारा। ये यहां पे 2n क्या बन गया, ये भ्रूण। ओके, अब इस भ्रूण में फिर से एक नर युग्मक बड़ा वाला आकर जुड़ेगा, तो ये 2n था और एक n और हो गया, क्या हो गया यहाँ पे जो भ्रूण बना वो हो गया त्रिगुणित, 3n वाले, और ये क्या बनाएगा आगे चलकर भ्रूण कोश। तो दोहरे निषेचन से क्या बना, भ्रूण कोश। फिर से सुनेंगे, पहला निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं, संलयन होते हैं, जिसको हम निषेचन कहते हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, और यह भ्रूण द्विगुणित होता है, यानी दो केंद्रक वाला होता है। इसे हम प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। जब इसी भ्रूण पर फिर से नर युग्मक दूसरे नर युग्मक पुनः आकर संलयन होता है या निषेचन करता है, तब इसे हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। और इसमें द्विगुणित और एक आगुणित और मिलकर कितने गुणित बनते हैं, त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण। तो दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन में भ्रूण से फिर से नर युग्मक आकर मिल गया, और किसका निर्माण होता है, दोहरे निषेचन से भ्रूण कोश का, और प्रथम निषेचन से भ्रूण का। याद रखेंगे, प्रथम निषेचन से भ्रूण का, दोहरा निषेचन से भ्रूण कोश का। अब ये दोहरे निषेचन का महत्व अपन जानते हैं, क्या फायदा होता है। डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन से फायदा होता है, पहला, इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, दूसरा, इससे अनुकूलित बीज बनते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप को आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। तो द्विनिषेचन का फायदा कि भ्रूण का यानी बीज का पोषण होता है, दूसरा, बीज अनुकूलित होते हैं, आसानी से वातावरण में ढल जाते हैं, तीसरा, बीजों का पोषण हो सकता है, और चौथा, अच्छे स्वस्थ बीज वाले पौधे उत्पन्न। अब कुछ परिभाषाएं हैं लास्ट टॉपिक आज की क्लास का। तो पहला, असंजनन। किसे कहेंगे असंजनन? यह एक अलैंगिक जनन है जिसमें संतति का निर्माण बिना निषेचन के होता है। ठीक है, असंजनन यह एक अलैंगिक जनन की क्रिया है जिसमें नए नए संतान या नए नए पौधे विकसित होते हैं, तो उनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, यानी उनमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में आकर नहीं मिलते। तो बिना निषेचन के संतान उत्पन्न करने की क्रिया को आसंग जनन। सेकंड है अनिषेक जनन। आसंग जनन की तरह है अनिषेक जनन, पार्थिनोजिनेसिस, इसको सेकंड नाम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजिनेसिस। ऐसा जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति या भ्रूण का निर्माण बिना
भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के होता है। दोनों में शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलते, तो इसे अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। केला, सेब, अंगूर, पपीता आदि में ऐसा जनन पाया जाता है, ये बिना बीज वाले होते हैं। अनिषेक फलन, सेब है ऐसा फल या फल का ऐसा फल का निर्माण जिसमें जनन की आवश्यकता नहीं होती, शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलते, और बिना निषेचन के जब फल बनता है, यहाँ पे क्या होता है, बिना निषेचन के भ्रूण बनता है। यहाँ पे क्या होगा, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विविपेरी। विविपेरी, इसको जरा युज्यता कहते हैं। विविपेरी बच्चों एक प्रकार का अनुकूलन होता है। दलदली क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, अगर उनके बीज दलदल में गिरेंगे तो वो अंदर धंस जाएंगे, सड़ जाएंगे और पौधा विकसित नहीं होगा। तो दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों में यह अनुकूलन पाया जाता है, जिसे हम विविपेरी कहते हैं। विविपेरी में होता क्या है, इस अवस्था में दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों के बीज फलों के में जब वो फल में लगे हुए होते हैं तभी बीज अंकुरित होकर नन्हे पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद वो नन्हे पौधों के रूप में आकर दलदल में गिरते हैं और स्थायी होकर नया पौधा बनता है। तो विविपेरी ऐसे प्रजनन की अवस्था है या अनुकूलन की अवस्था है जिसमें दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे में फल जो लगा होता है उस फल में ही लगे लगे बीज अंकुरित होकर ऊपर शाखा बनाता और नीचे जड़ बनाता, और वो फिर गिरकर दलदल में आकर स्थायी हो जाता है, फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है, सड़ता नहीं और नया पौधा विकसित हो जाता है। इस अनुकूलन को ही विविपेरी या जरायुजता कहते हैं। तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, मैंने क्वेश्चन सेंड किया है। साल्विया पौधे में कीट परागण बताना है। आर्किनोफिलिक परागण में कौन माध्यम होता है, कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, विसंगन और बैगिंग क्या है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका महत्व, और दोहरा निषेचन से किसका निर्माण होता है, तो याद रखिए भ्रूणपोष का, और एपोमिक्सिस, आर्किनोकॉर्पी, ऑर्गेनोजेनेसिस और विविपेरी को समझाइए। ओके, थैंक यू।